हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चंस का। इसका सेट नंबर 1 आज आप सभी के सामने है। तो सेशन शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन क्या है? आपके यहाँ एक नए प्रबंधक आए हैं, आपका व्यवहार कैसा रहेगा? कथन है विरक्त या तटस्थ रहेंगे। सेकंड है उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। थर्ड है समायोजन की समस्या होगी क्योंकि आप अभी अपने पुराने प्रबंधक के प्रति वफादार हैं। फोर्थ है उसकी चाटुकारी करेंगे क्योंकि वह भविष्य में सहायता करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति किसी पद पर आएगा तो आप विरक्त या तटस्थ नहीं रह सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि समायोजन की समस्या होगी। तो ये बात तो सही है कि समायोजन की समस्या हो सकती है, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है कि अभी आप अपने पुराने प्रबंधक के प्रति वफादार हैं, क्योंकि जो भी नया व्यक्ति उस पद को धारण करेगा आप उसके प्रति भी आप कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। और अगला कथन क्या है? उसकी चाटुकारी करेंगे क्योंकि वह भविष्य में सहायता करेगा। ये भी यहाँ इसका कोई रीज़न नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? विसंगत ज्ञात करें, मतलब इनमें से कौन सा भिन्न है। ऑप्शन है घोंसला, बिलौटा, छत्ता, मांद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलौटा। अदर ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि जो अदर ऑप्शन है जैसे घोंसला है, छत्ता है, मांद है, ये किसी न किसी चीज जानवर के रहने का स्थान है। जैसे घोंसले में क्या रहती है? चिड़िया रहती है। छत्ता पे मधुमक्खी का घर है और मांद शेर का घर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? मीरा का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। कुमार का संबंध मीरा के साथ किस रूप में है? तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा आपको ट्री बता देते हैं। बनाना कैसे बनाते हैं? अगर हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ए है और अगर ये मेल है तो इसको हम ट्रायंगल में दिखाएंगे, और अगर कोई फीमेल है तो उसको हम दिखाएंगे सर्कल में। अब ये सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमेशा प्लस से दिखाएंगे। और अगर ए के फादर की बात की जाए, अगर मैंने ये बोला कि ए के फादर सी हैं तो फादर को हमेशा जस्ट उससे ऊपर दिखाया जाएगा। और फादर बोला है इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे, तो इनको भी ट्रायंगल में रखेंगे। अगर हमें ए की मदर दिखानी है तो ए की मदर कौन होंगी? जो सी की वाइफ होंगी। मान लेते हैं कि वो डी है, तो यहीं पर दिखा दिया जाएगा। हस्बैंड वाइफ है इसलिए प्लस से दिखा देंगे। अगर बात करते हैं कि ए का कोई बेटा है, ई मान लेते हैं कि ए का सन है, तो सन है तो सन हमेशा उसके नीचे जाएगा, और सन बोला गया है इसलिए क्या दिखाएंगे? ट्रायंगल में दिखाएंगे। और हमने बोला कि ई की सिस्टर जो है वो एफ है, तो सिस्टर को किससे दिखाएंगे? हमेशा इक्वल से। सिबलिंग्स जो हैं इक्वल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और सिस्टर बोला है तो फीमेल हो जाएंगी इसलिए सर्कल में। इस तरीके से आप ट्री ड्रा करेंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मीरा का परिचय करते हुए कुमार ने कहा, यानी एक पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है। कुमार कोई व्यक्ति है, इसने किसकी ओर इशारा करके हुए कहा? मीरा की तरफ। उसकी माँ यानी किसकी माँ? मीरा की माँ। तो मीरा की माँ जस्ट इनके ऊपर दिखाएंगे। अब मीरा भी क्या है? फीमेल है इसलिए सर्कल कर दे रहे हैं। मदर, ये हो गई मीरा की मदर। मेरी सास की इकलौती बेटी यानी कुमार की सास, तो कुमार की सास कब होंगी? यानी इनकी जो वाइफ होंगी उनकी माँ। तो सबसे पहले इनकी वाइफ मान लेते हैं, कौन है? डब्लू है, वाइफ है इसलिए सर्कल में दिखा देते हैं। इनकी मदर, ये क्या हो जाएंगी? कुमार की सास हो जाएंगी। कुमार को ट्रायंगल में कर दो क्योंकि ये मेल है। तो यहाँ पर जो मीरा की माँ है कुमार के सास की इकलौती बेटी हैं, और इनकी बेटी इनकी वाइफ है, यानी कि जो मीरा की मदर है वही क्या है? कुमार की वाइफ। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा? जो कुमार की वाइफ है वही कौन है? मीरा की माँ हो जाएंगी। तो मीरा को इनके नीचे कर देते हैं। तो अगर पूछा गया है कि कुमार का संबंध मीरा के साथ क्या है, तो कुमार का संबंध क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये इनके क्या हो जाएंगे? फादर।
अगर यहीं पर ये पूछा जाता कि मीरा का संबंध कुमार के साथ क्या है, तो ये क्या हो जाती, डॉटर। ये चीज़ बहुत ध्यान देके करना है, आंसर लास्ट में ही गलत हो जाता है ये, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ के फिर करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, 1/81, 1/54, 1/36, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, फिर 1/16, यानी यहाँ पर जो कौन सा नंबर मिस है वो बताना है हमें। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है सीरीज में जो पहला फर्स्ट टर्म लिखा है 1/81, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अगर 1/36 की बात करते हैं तो ये 6 का स्क्वायर है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 4 का स्क्वायर है। तो पहले देखते हैं, इसको लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 9, साथ में सबको ब्रेक कर लेते हैं। 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 6। अगला टर्म क्या है, 36, यानी 6 × 6। और यहाँ पर ये नंबर हमें नहीं पता है अभी क्या आएगा। अगला नंबर क्या हो जाएगा, 1/4 × 4। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर इस नंबर को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये 9 का स्क्वायर था, 9 इधर ले लिया गया, ये 6 का स्क्वायर था, 6 इधर ले लिया गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पर भी यही करते हैं, 6 इधर से ले लेते हैं और 4 इधर से ले लेते हैं, ऊपर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये नंबर क्या बन जाएगा, 1/24। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/24। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुकेश 35 मीटर उत्तर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको साथ में ड्रा करते रहते हैं। मुकेश 35 मीटर उत्तर जाता है, मान लेते हैं उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक पहुँच गया 35 मीटर। और ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है। फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो इसको दाएं मोड़ दो, दाएं मतलब राइट मोड़ दो इसको। तो इधर जा रहा है तो राइट इस डायरेक्शन में पड़ेगा इसके, यहाँ से इसको चला दो 15 मीटर। ये कितना हो गया, 15। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद वो फिर दाएं मुड़ जाता है, यानी फिर राइट मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। तो फिर से दाएं मोड़ दो इसको। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर राइट को किधर मुड़ना पड़ेगा, इस साइड मुड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं ये हो गया 50 मीटर। अब हमें बताना है कि वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूर है। तो इसकी इनिशियल पॉइंट पोजीशन क्या थी, ये थी। यहाँ से हमें बताना है कि इनके बीच की दूरी क्या है, जो इसकी करंट पोजीशन है, यानी हमें ये बताना है ये कितना है। तो अब पहले क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं। तो एक रेक्टेंगल बन गया है, यानी ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 15। और ये कितनी हो जाएगी, ये 35। और ये टोटल कितनी थी, 50। इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कितनी बचेगी, 15 बचेगी। फिर यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पर ये 15 है, ये 15 है, हमें बताना क्या है, कर्ड बताना है, यानी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इनको नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन ए था और पहुँचा कहाँ पे है, बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनल आप लोग सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा 15√2, क्योंकि इसको सॉल्व करने की बजाय 15 स्क्वायर आप लोग कॉमन ले लीजिए।
15 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2। यानी यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, ये नहीं होगा, इसका आंसर 15√2 मीटर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर बाला की छाया बिल्कुल उसकी दाईं ओर पड़ रही थी तो गुना का मुंह किस दिशा में था? तो ये किसका? शैडो का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा पहले से समझ लेते हैं। अगर शैडो की बात करते हैं तो ये हमेशा किसी पर्सन के या तो लेफ्ट और राइट में बनेगी या फ्रंट या बैक बनेगी। या तो लेफ्ट राइट या फिर फ्रंट या बैक। और एक कंडीशन क्या है कि जो शैडो बनती है वो हमेशा या तो मॉर्निंग टाइम में बनेगी या फिर इवनिंग टाइम में। आफ्टरनून में कभी भी शैडो नहीं बनेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। मतलब गुना और बाला दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं। तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ, वो याद रखना हमेशा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पर्सन। उसके बाद लिखेंगे कि सन की पोजीशन क्या है, और फिर उसके बाद लिखेंगे जो शैडो है किस साइड बन रही है। और यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा जिसके लेफ्ट या राइट शैडो बन रही है, यानी छाया बन रही है। तो यहाँ पर छाया किसके लेफ्ट या राइट बन रही है? अगर बाला की छाया बिल्कुल उसी, मतलब बाला की छाया बाया बाला के ही दाईं ओर बन रही है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? बाला। और बात हो रही है सूर्यास्त, यानी सन की पोजीशन क्या होगी? वेस्ट होगी। और परछाई किस साइड बन रही है? दाईं। दाईं मतलब राइट साइड। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन समझ लेते हैं। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो वेस्ट के राइट क्या पड़ेगा? यहाँ से वेस्ट है, अगर यहाँ से राइट की बात करते हैं तो राइट जाएगा नॉर्थ। अब यहाँ पर जो ये आंसर निकल कर आता है, ये जो इस पर्सन का नाम लिखा होता है इसका होता है। और हमसे पूछा किसका गया है? गुना का। तो इनके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक दूसरे के सामने। तो गुना का क्या हो जाएगा? नॉर्थ का साउथ। यानी यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले लिखेंगे पर्सन, और उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसके लेफ्ट या राइट छाया बन रही है। उसके बाद सन की पोजीशन क्या है, यानी अगर मॉर्निंग तो ईस्ट और इवनिंग तो वेस्ट। उसके बाद जो छाया बन रही हो किस साइड बन रही है वो लिख लेंगे। और फिर वेस्ट के अकॉर्डिंग राइट नॉर्थ हो जाएगा। और यहाँ पर जो निकल कर आता है ये जिस पर्सन का नाम लिखा होगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो हमसे पूछा गया उसके जो अपोजिट पर्सन है गुना, तो उसकी डायरेक्शन भी इनके अपोजिट हो जाएगी, यानी साउथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? सुजा की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष एक संख्या का घन होगी। अगर फिर से सुजा की आयु किसी के घन के बराबर होती है तो उसे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई सुजा नाम का पर्सन है कोई, उसकी जो वर्तमान एज है सपोज कर लेते हैं एक्स है। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो यानी x-1 रही होगी। ये क्या है? ये किसी ना किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। और अगर इसमें 1 ऐड कर दें, एक साल बाद जो एज होगी वो किसी ना किसी संख्या का क्या है? घन लिखा है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम इसको 26 मान लेते हैं एक्स को, तो एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 25।
और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर इसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 27, और 27 3 का क्या होता है, घन होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर आगे कोई ऐसा नंबर आएगा जब वो फिर से पूर्ण घन बन जाएगा तो उसको कितने टाइम का वेट करना होगा। तो 3 का घन कितना हो गया 27 हो गया, 4 का घन कितना हो जाएगा 64। तो करेंट एज इसकी ये है 26, इसको 64 से माइनस कर दो। यहाँ 14 से 6 जाएगा 8, और 5 से 2 जाएगा 38, यानी उसको कितने साल वेट करना पड़ेगा 38 ईयर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कक्षा की लड़कियां एक एकल कतार में खड़ी होती हैं। एक लड़की दोनों छोरों से क्रम में 20वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि एक लाइन है लड़कियों की, सपोज कर लेते हैं ये है। अब यहाँ पर एक लड़की कोई है, उसकी पोजीशन इधर से भी 20th पड़ रही है और इधर से भी 20th पड़ रही है, यानी इसके पहले कितनी लड़कियां होंगी, इधर भी 19 होंगी और इधर भी कितनी होंगी 19 होगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे 19 + 19 + 1, कितना हो जाएगा 39। यानी यहाँ पर आंसर गलत दिया है, इसका आंसर भी 39 होगा। अब इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। जब भी पोजीशन दी हो तो उसको लेफ़्ट राइट जोड़ लो और 1 माइनस कर दिया जाता है। लेफ़्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। लेफ़्ट से पोजीशन कितनी है 20, राइट से भी पोजीशन कितनी है 20 और -1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 - 1 यानी कि 39। यानी टोटल वहाँ पर स्टूडेंट्स कितने हैं 39। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था। तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं इसको सॉल्व करने से पहले। अगर बात करते हैं हम लोग लीप ईयर की, तो उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, और अगर यहीं पर बात करते हैं कि वो नॉर्मल ईयर है एक, तो उसमें एक ऑड डे होगा। ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने दिन होते हैं उनको 7 से डिवाइड कर लेते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डेज होते हैं। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम दिया गया है 16 दिसंबर 2002 और बताना कब है 21 दिसंबर 2004। तो यहाँ पर पहले सबसे देखते हैं 16 दिसंबर 2002 से फर्स्ट ईयर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा 16 दिसंबर 2003 तक। यहाँ पर 1 ऑड डे होगा क्योंकि ये नॉर्मल डे है। और ये चेक कैसे करेंगे कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे ईयर को। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या हो जाएगा लीप ईयर, यानी वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब देखते हैं, तो यहाँ पर तो कोई ईयर 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल डे, और यहाँ पर 1 ऑड डे हो जाएगा। फिर अगला क्या है, इसके बाद 16 दिसंबर 2003 से अगर बात करें 16 दिसंबर 2004 तक, तो यहाँ पर जो 2004 है ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा एक लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर होगा तो यहाँ पर कितने ऑड डेज हो जाएंगे 2। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 16 दिसंबर तक हमारा ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन हमसे पूछा कब गया है 21 दिसंबर को, तो इधर रिमाइनिंग डेज कितने बच गए हैं 5। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल डेज कितने निकल के आए हैं 5 + 2 + 1, यानी यहाँ पर देख लेते हैं
जो रिमेनिंग निकल के आए हैं 5 + 2 + 1 यानी 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये 7 से ज़्यादा है तो इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 टाइम जाए और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर फाइनल ऑड डेज कितने निकल के आएंगे 1 आएंगे। इसको हम जब लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब यहाँ पर करना क्या होगा कि डे हमको कौन सा दिया था शुक्रवार, उसी में ऑड डेज ऐड कर दिए जाते हैं जो डे दिया होता है। तो यहाँ पर फ्राइडे +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्राइडे +1। तो फ्राइडे में एक आगे करेंगे तो हो जाएगा सैटरडे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुनें। तो यहाँ पर कथन क्या है सभी महिलाएं माताएं हैं और सभी माताएं बहनें हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि सभी महिलाएं माताएं हैं। तो अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को हम लोग ओमेन से डिनोट कर लेते हैं। तो डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया वोमेंस सभी महिलाएं, और क्या है ये माताएं हैं। तो यहाँ पर सभी की सभी महिलाएं माताएं हैं। तो इसके बाहर एक जो सर्कल हो जाएगा उसे डिनोट कर लेते हैं मदर यानी एम से। ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट। सभी माताएं बहनें हैं। अब जो सभी माताएं हैं ये बहनें हैं तो इसके कंप्लीट सर्कल हो जाएगा इसके ऊपर। ये कौन सा हो जाएगा सिस्टर्स। अब बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या दिया है सभी महिलाएं बहनें हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम से सीधे देख सकते हैं कि सभी महिलाएं क्या हैं बहनें हैं। तो ये कथन तो सत्य हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर दूसरा दिया है कुछ महिलाएं बहनें हैं। तो कुछ नहीं है, जब सभी हो चुकी हैं तो ये कथन गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न शब्द की जल छवि ज्ञात करें। ऑप्शन ये क्वेश्चन यहाँ पर वर्ड क्या दिया हुआ है ऑरेंज। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि इसका ऑप्शंस जो हैं ये गलत दिए हुए हैं। जल छवि में बताता हूँ कि कैसे बनती है। अगर कोई लेटर लिखा है ए बी सी डी ई और एफ, बता देता हूँ। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है कि ये समझ लो कि मिरर जो है लेटर के नीचे लगा हुआ है अप एंड डाउन शेप में। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा जस्ट इसका शेप उलट जाएगा। बी चेंज नहीं होगा, सी भी चेंज नहीं होगा, डी भी चेंज नहीं होगा और ई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर इसकी भी वाटर इमेज सेम रहेगी। एफ चेंज हो जाएगा इस तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित के लिए समान प्रकार का जोड़ा चुनें। मतलब यहाँ पर एक नंबर दिया है 4/5। यहाँ पर ये रेशियो 41 यानी कि 4/5 रेशियो 41। इन दोनों में जो रिलेशन है वही बताना है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें ये सेम रिलेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली ना तो मल्टीप्लाई बनना है ना सम से बनेगा, तो हम स्क्वायर पे जाते हैं फिर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और अगर 5 का स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 25। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा 6 + 5 11 1 2 1 3 3 और 1 4, ये 41 यानी ये आ गया है। यही लॉजिक हमें देखना है कि इधर ऑप्शन में किस में काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना बन जाएगा 136 यानी ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 8 है और 5 है। 8 का कितना बनेगा 64 और 5 का कितना बनेगा 25, तो ये भी 144 के इक्वल नहीं आएगा यानी ये भी गलत, ये भी गलत हो चुका है। यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये भी इसके इक्वल नहीं आएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49,
और 9 का स्क्वायर 81, इसको ऐड करो। 9 + 1 10, 8 + 4 12 + 1 13, यानी 130। ये मैच कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7/9 रेशियो 130। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए प्रश्न में एक सवाल और दो कथन हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। सवाल क्या है? बीना का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बीना का जन्म किस वर्ष हुआ था। अब यहाँ पर बात करते हैं कथन क्या है। बीना इस समय अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है, यानी बीना जो है पिता से 25 वर्ष छोटी है। और दूसरा कथन क्या है? 1964 में जन्मी बीना की बहन अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। अगर बीना की बात करते हैं तो अपने फादर से कितना छोटी है? 25 वर्ष। फिर बात करते हैं कि 1964 में जन्मी बीना की बहन अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है। तो जो बीना की सिस्टर है ये 35 वर्ष छोटी हैं। अब इनका जन्म कब हुआ है? 1964 में, यानी इनके पिताजी का जन्म इनसे 35 साल पहले हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर इसमें से हम 35 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14 से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 9, 5 से 3 2, यानी 1929। ये इनके फादर का जन्म ईयर है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर यहीं से निकाल लें, जब हम इनके फादर का पता है और बीना 25 साल इनसे छोटी हैं, यानी बीना का जन्म कब हुआ होगा? इनके 25 साल बाद। तो अगर बीना की DOB निकालें हम लोग, नाइनटीन 29 और इसमें 25 ऐड कर दो क्योंकि ये 25 छोटी हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 + 5 14, 2 2 4 + 1 5 और 1 9, ऐसे ही। तो इनका जन्म कब हुआ? 1954 में। अब देखते हैं कि हमें कथन क्या दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है अकेले कथन सेकंड में दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो फिर क्या है? अकेले कथन फर्स्ट में दिया गया डेटा पर्याप्त है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि बीना का जन्म किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अकेले कथन 2 में दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोहन का जन्म किस वर्ष हुआ था और आपको ये बता दिया जाए कि 1964 में जन्मी मोहन की बहन अपनी पिता से 35 वर्ष छोटी है, तो आप इस एक सिंगल सेंटेंस से ये चीज़ नहीं बता सकते हैं। फिर अकेले कथन फर्स्ट में दिया गया डेटा पर्याप्त है। तो अगर यहाँ पर ये दिया गया है कि बीना इस समय अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है, तो जब तक उसके पिता की DOB आपको नहीं पता होगी तब तक आप उसका जन्म किस वर्ष हुआ ये नहीं बता सकते हैं। यानी ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कथन थर्ड दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों में दिए गए डेटा एक साथ मिलकर पर्याप्त नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों कथनों की मदद से हमने बीना का जन्म निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो लास्ट कथन है ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चार मीनार हैदराबाद भारत का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है? तो ये वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि कौन किसके अंदर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर एक सिटी है हैदराबाद, और हैदराबाद में क्या है? चार मीनार। अब अगर चार मीनार की बात करें
तो ये हैदराबाद के अंदर रहेगा। और यहीं पर अगर इंडिया की बात करें, हैदराबाद किसके अंदर रहेगा? इंडिया के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है लेकिन रोजा जितना अधिक नहीं है। अनीता का वजन जीवा से अधिक है। कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है लेकिन रोजा के वजन से कम है। इनमें सबसे अधिक वजन किसका है? तो ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को इसको बना लेते हैं। शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है, यानी शिल्पा का वजन क्या है? ये अनीता के वजन से अधिक है। फिर लेकिन रोजा जितना अधिक नहीं है, यानी कोई रोजा जो है इनके जितना अधिक नहीं है, यानी रोजा का वजन इन दोनों में क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा। फिर अगले कथन को देखते हैं। अनीता का वजन जीवा से अधिक है, यानी यहाँ पर अगर हम सेकंड कथन की बात करते हैं, अनीता का वजन जो है ये जीवा के वजन से क्या है? अधिक है। फिर अगला क्या है? कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है। कनागा कोई है, इनका वजन क्या है? शिल्पा के वजन से अधिक है, अधिक कर दिया। लेकिन रोजा के वजन से कम है, यानी इनका वजन रोजा के वजन से कम है, तो रोजा इनके पहले आ जाएंगी। अब ये 3 इक्वलिटी बन गई। अब इनको एक इक्वलिटी में कर लो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रोजा। उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं तो पहले क्या आएगा? कनागा। उसके बाद आ जाएंगी शिल्पा। फिर क्या है? अनीता। फिर कौन से हो जाएंगी? जीवा। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं, पूछा गया है कि सबसे अधिक वजन किसका है, तो सबसे अधिक वजन किसका हो जाएगा? रोजा का हो जाएगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित के लिए सही विकल्प चुनें, यानी जैसी पेयर इधर है वैसे ही इधर भी बताना है। तो यहाँ पर क्या है? पवन बेग मापी। ये पवन, तो चक्कर मापी क्या करेगा? तो पवन बेग मापी से जैसे पवन की गति को, वैसे ही चक्कर मापी गति को मापेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि धारा का मेजरमेंट किससे करते हैं, तो वो होता है एम्पियर। तनाव यानी टेंशन, इसको मेजर करते हैं न्यूटन में। और लंबाई मीटर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? अगर रूबा को 7965 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और हेल्थ को 805218 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो भारत के लिए कूट ज्ञात करें। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। RUBA। इसका कोड क्या है? 7965। फिर अगला क्या है? हेल्थ। HEALTH। यहाँ पर इसको लिखा जाता है 805218। अब हमें बताना किसका है? BHARATH। तो यहाँ पर डायरेक्ट जिस लेटर के नीचे जो नंबर लिखा है वही लिख देते हैं। तो बी के नीचे क्या है? 6, तो ये हो जाएगा 6। एच के नीचे क्या है? 8। ए के लिए कितना है? 5। आर के लिए कितना है? 7। ए के लिए कितना है? 5। टी के लिए कितना है? 1।
और एच के लिए कितना है 8, ये 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 6857518, 6857518, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आकृति से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो ये फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। अगर ये एक ट्रायंगल नॉर्मल सा बना है, अगर हम इसमें 20 से एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो यहाँ पर इसमें 3 ट्रायंगल हो जाते हैं। तो अब काउंट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसमें देखते हैं ये 1 और ये 2, इसमें कितना हो गया टोटल 3। यहाँ पर इसको 3 लिख लेते हैं, यानी इस ट्रायंगल में कितने हो जाएंगे छोटे में 3। फिर उसके बाद करते हैं इससे बड़े वाले में। इसमें भी कितने हो जाएंगे 3। फिर इसी तरीके से जो नीचे बना है इसमें देखते हैं। इसमें भी कितने हो जाएंगे 3। अब जो साइड्स में बचे हुए हैं ये, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। यहाँ पर कितने हो गए 3 + 3 + 3 9 हो गए। 10 11 12 13 13 ये हो गए। अब बात करते हैं एक ये इधर का, इसको ब्लैक से ड्रा कर देते हैं, ये वाला जो बनेगा ये 14, और इधर से एक बन जाएगा ये 15। अब ये काउंट हो चुका है ऑलरेडी, ये काउंट हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं और यहाँ पर एक मिसिंग है। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा रिलेशन बनता है। यहाँ पर दिया है AZ, यहाँ पर क्या दिया है अगले में BY, यहाँ पर CX। अगर हम एक चीज़ देखते हैं, A अल्फ़ाबेटिकल लेटर में, पहला लेटर है, और Z कौन सा है लास्ट। अगर यहाँ से देखते हैं B सेकंड है और Y सेकंड लास्ट है। ऐसे ही C यहाँ पर थर्ड है और X लास्ट से थर्ड है, यानी यहाँ पर अपोजिट रिलेशन चल रहा है। अब यहाँ पर ABC, यहाँ पर FGH, तो यहाँ पर KLM, यानी यहाँ पर पहला क्या आएगा M आएगा, और M का अपोजिट क्या होता है N हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ पहले से ही पता चल जाता है M, तो यही आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर आपकी दाईं ओर से 22वां होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आधे अक्षर उल्टे लिखने हैं, तो बीच का अक्षर कौन सा होता है M होता है, जो कि 13 पे पड़ता है। यहाँ से आधी सीरीज बन जाएगी, तो M सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा A। बाकी इसके बाद के जो हैं वो एज इट इज़ लिखे गए हैं। अब हमें बताना है कि आपकी दाईं ओर से, तो हमारा राइट क्या होगा, ये इधर से बताना है कि 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस राइट की पोजीशन को अगर हमने लेफ़्ट से बताना है कि लेफ़्ट से कौन सा होगा, इसको लिख लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसको क्या कर देते हैं 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट।
तो यहाँ हो जाएगा 27 माइनस राइट से पोजीशन कितनी है 22, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5th, यानी जो लेफ्ट से 5th होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो एम से पहले क्या आया होगा एल, फिर के, फिर जे, फिर आई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी आंसर हो जाएगा आई। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये था आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।